बच्चों ये तो हमको मालूम है कि दुनिया सारी मैटर से बनी है और ये भी हमको मालूम है कि जितना भी मैटर है वो सारा मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है जिसको हम एटम कहते हैं। आप हो गए, मैं हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये बोर्ड मार्कर हो गया, इवन जो भी चीज़ें हमें इस दुनिया में नज़र आती हैं वो तमाम चीज़ें एटम से मिलकर बनती हैं। अब सबसे पहले ये एटम का लफ्ज़ कब इस्तेमाल हुआ और कैसे इस्तेमाल हुआ हम उसको समझते हैं। तो सबसे पहले एटम्स का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो ग्रीक्स ने किया। इसको हम कहते हैं ग्रीक कॉन्सेप्ट अबाउट एटम। ये कोई उनका प्रैक्टिकल वर्क नहीं था, उन्होंने सिर्फ अपने मुशाहदात की बेस के ऊपर ये लफ्ज़ जो था वो यूज़ किया। जैसा कि हमारा भी जनरल ऑब्ज़र्वेशन है कि इस दुनिया में जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे एक पेपर का हम एक पीस ले लेते हैं, उस पेपर के पीस को हम कट करना शुरू कर दें तो एक ऐसी स्टेज आएगी जिस वक़्त हम उसको मज़ीद कट करके छोटा नहीं कर सकते। तो ग्रीक्स के भी कुछ ऐसी ही ऑब्ज़र्वेशन थी, उन्होंने अपने इर्द गिर्द ऐसी चीज़ों को होते हुए देखा तो उसी बेस के ऊपर उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये प्रपोज़ किया कि इस दुनिया में जितना भी मैटर है वो सारा मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और उन पार्टिकल्स को डेमोक्रिटस ने एटम्स का नाम दिया। साइंटिस्ट का नेम है डेमोक्रिटस। इस साइंटिस्ट ने उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? एटम्स का। और ये लफ्ज़ कहाँ से ड्राइव किया गया था? एटमॉस से। एटमॉस का मतलब होता है इंडिविजिबल, जिसे मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता, उसको इंडिविजिबल कहते हैं। तो ये था ग्रीक कंसेप्ट। ये प्योरली उनकी ऑब्ज़र्वेशंस की बेस के ऊपर था, जो अपने इर्द गिर्द वो चीज़ों को होता हुआ देखते थे। इसके लिए कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं था उनके पास। इसके बाद 18th सेंचुरी के स्टार्ट में डाल्टन ने दो बड़े फेमस लॉ प्रपोज़ किए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। वो दोनों लॉज एटम की एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं और एटम की एग्जिस्टेंस उन दोनों लॉज को सपोर्ट करती है। अगर एटम एग्जिस्ट करता है तो वो लॉज एग्जिस्ट करेंगे, अगर एटम एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब वो लॉज भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यानी एटम की एग्जिस्टेंस उन लॉज को सपोर्ट करती है और वो जो लॉज हैं वो एटम की एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं। अगर हम एटम को डिफ़ाइन करें तो दो तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट का वो छोटा पार्टिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। चलिए इन डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करते हैं कि वो इसमें क्या क्या रहा है। कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी जो एटम है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। इसका मतलब है तमाम एटम केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। कौन से लेंगे कौन से नहीं लेंगे ये एटम की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी के लिए हमने रूल पढ़ रखे हैं, ऑक्टेट और डुप्लेट का रूल। जिस एटम का ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होगा वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, वो स्टेबल होगा। जिसका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट नहीं होगा, वो अनस्टेबल होगा, वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा। तो जो नोबल गैसेज हैं उनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होता है, इसलिए वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन वगैरह। इसके अलावा जितने भी एटम हैं वो सारे एटम अनस्टेबल होते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह अनस्टेबल होने की वजह से वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। फ्लोरीन कभी भी हमें इस तरह एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा, इस फॉर्म के अंदर या किसी भी और एटम के साथ मिला हुआ मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर। क्लोरीन कभी भी हमें इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा या किसी और एटम के साथ मिलकर। ऑक्सीजन कभी भी हमें एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलेगा इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में होगा या किसी और एटम के साथ मिलकर उसने मॉलिक्यूल बनाया होगा। लेकिन जो नोबल गैसेज होती हैं वो इस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि वो इसी फॉर्म में स्टेबल होती हैं। तो ये मतलब है इन डेफिनेशंस का कि एटम केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है और नहीं भी ले सकता। कौन लेगा कौन नहीं लेगा वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगर हम मॉडर्न रिसर्च की बात करें तो ग्रीक्स ने तो ये कहा था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है।
उसके अंदर मज़ीद कोई पार्टिकल मौजूद नहीं होता, एटम को हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन मॉडर्न रिसर्च हमें ये बताती है कि एटम के अंदर भी मज़ीद पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। मॉडर्न रिसर्च क्या बताती है हमें कि एटम के अंदर भी मज़ीद पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। मोर देन 100 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिनको हम कहते हैं सब अटोमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉनियम, मीज़ॉन, फिर्मियन, इस तरह के 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम सब अटोमिक पार्टिकल्स कहते हैं। लेकिन उनमें 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या कहा जाता है इनको? फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्योंकि एटम की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्हीं पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसका एटॉमिक मास क्या होगा, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्हीं पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो इसलिए इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को इस तरह हम ई से लिखते हैं, ऊपर छोटा सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन को P से लिखते हैं, ऊपर इसके पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन को N से लिखते हैं, ऊपर 0 लिख देते हैं, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर हम इन पार्टिकल्स की पोजीशन की बात करें कि एटम के अंदर ये पार्टिकल्स कहाँ पे होंगे, ये हम पढ़ेंगे भी 5th चैप्टर के अंदर डिटेल से एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स होते हैं, शेल्स होते हैं, जिनके अंदर ये रिवॉल्व कर रहा होता है। बाकी सारे पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन समेत बाकी सारे पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे साइड पे मैं शो भी कर दूंगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। सारे के सारे पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन समेत। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, उन शेल्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो ये कुछ इस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर होता है एटम का। अब अगर हम बात करें किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, और दूसरा मास नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम के, वही उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर A ये होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करें तो मास नंबर बनता है। सपोज कोई भी एटम इस तरह आपके सामने लिखा हो, सोडियम लिखा हुआ है 1123, ये जो नीचे नंबर लिखा होता है ये Z होता है, मतलब ये एटॉमिक नंबर होता है। ये जो ऊपर नंबर लिखा होता है ये A होता है, मतलब ये मास नंबर होता है। मैंने आपको बताया कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे। इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? 11, और इसके अंदर फिर न्यूट्रॉन कितने होंगे? ये मास नंबर जो है ये किस किस का सम है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। मास नंबर कितना है? 23। प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो न्यूट्रॉन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब है इसके अंदर 12 जो होंगे वो न्यूट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे। जितने न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूरेनियम 92-238। अब ये तो हो गया इसका एटॉमिक नंबर Z एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 92। मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर 238 है। प्रोटॉन कितने हैं? 92 प्लस न्यूट्रॉन। 92 को उस साइड पे ले जाओ तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 238 माइनस 92। इसको आप माइनस कर लो, ये 6 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा 14। तो 1 4 6 जो होंगे इसमें न्यूट्रॉन होंगे। इस तरह किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर अगर आपके सामने ऐसे लिखा हो तो आप इजीली बता सकते हैं इसमें कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद एक बहुत ही अहम साइंटिस्ट है जैकब बर्ज़ेलस। इसी एटम के सिलसिले में इसकी दो बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है। वैसे तो इसके अलावा और भी इसकी बहुत सी कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री के फील्ड में, लेकिन एटम के लिहाज से इसकी दो बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन है। पहले नंबर पे ही डिटरमाइन एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स। उसने एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन करने का तरीका बताया कि एटॉमिक मास को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे बताते हैं, बाय कंपैरिजन, कंपेयर करके। सेकंड, सिंबल्स, जो एलिमेंट्स के लिए हम सिंबल्स यूज़ करते हैं उन सिंबल्स को उसने लिखने का तरीका बताया। फॉर एग्जांपल हम सोडियम पूरा नहीं लिखते, हम सोडियम की जगह पे Na लिख देते हैं उसका सिंबल। पोटेशियम पूरा नहीं लिखते, पोटेशियम की जगह पे K लिख देते हैं। इस तरह मैग्नीशियम की जगह पे Mg लिख देते हैं। ये हम सिंबल्स कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लिखते हैं, इसके बारे में भी इसका तरीका भी इसी साइंटिस्ट ने बताया था। तो ये दो इसकी बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है एटम के सिलसिले में, एटम के बारे में। इसके अलावा और भी इसकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एटम के बारे में ये इसकी दो बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस ऑफ एटम, अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसके बारे में कोई ना कोई एविडेंस भी मौजूद होना चाहिए, कोई ना कोई सबूत भी मौजूद होना चाहिए। या तो वो चीज़ हमें फ़िज़िकली नज़र आनी चाहिए कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, नहीं तो कोई ना कोई ऐसी उसकी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए जिससे ये पता चल सके कि वाकई ही ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो चूँकि एटम के बारे में कंसेप्ट आ चुका था, इसके बाद जब ये माइक्रोस्कोप्स वगैरह डिस्कवर हुई तो फिर उनकी मदद से एटम को देखने की भी कोशिश की गई कि क्या वाकई एटम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो दो किस्म की माइक्रोस्कोप्स होती हैं। एक होती है ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, ये जिसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज बनाने के लिए जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसका इमेज बनाने के लिए विजिबल लाइट यूज़ होती है। जो आम लाइट, ऑर्डिनरी जो लाइट है उसको विजिबल लाइट कहते हैं, जो बल्ब से या सूरज से आती है। और जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ होती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से एटम को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। किसी भी चीज़ का इमेज बनाने के लिए, उसे देखने के लिए ये रूल है कि जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसके साइज़ से मैच करनी चाहिए। जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ यानी उसका लैम्डा उस चीज़ के साइज़ से मैच करना चाहिए जिस चीज़ को हम देख रहे हैं। तो जो विजिबल लाइट है इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, जबकि जो एटम का साइज़ है वो बहुत छोटा होता है। दो एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ के दरमियानी फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं। ये तो हमने पढ़ रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेवलेंथ है। अब एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है। सपोज़ ये एटम पड़ा हुआ है, हमने एटम को ढूंढना होता है इसके दरमियान, इस वेवलेंथ के दरमियान। अगर यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, अगर ये वेवलेंथ इसका इंटरेक्शन होगा एटम के साथ तो तभी इसका इमेज बनेगा, अदरवाइज़ इमेज नहीं बनेगा। अब चूँकि ये वेवलेंथ बहुत बड़ी है जबकि इस एटम का साइज़ बहुत छोटा है, कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ये वेवलेंथ इसके ऊपर नीचे से गुजर जाती है, तो इसलिए हमें कोई भी चीज़ वहाँ पे नज़र नहीं आती। लेकिन अगर इसके बरक्स हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ होती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी होती है, वो तकरीबन एटम से मैच करती है। जितना एटम का साइज़ होता है उतनी ही जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ होती है। तो जब हम इसकी मदद से एटम का इमेज बनाते हैं तो एटम जो है ये इसके साथ इंटरेक्शन शो करती है, क्योंकि वेवलेंथ छोटी है, तकरीबन एटम के साइज़ से मैच करती है, तो ये एटम के साथ इंटरेक्शन शो करती है। तो एटम का जो इमेज है वो बन जाता है, लेकिन उसे मैग्नीफाई करके देखना पड़ता है। तकरीबन
जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दी है उसने ग्रेफाइट की एग्जाम्पल दी है। जब हम ग्रेफाइट का इमेज बनाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से और उसे हम मैग्नीफाई करते हैं 15 मिलियन टाइम्स, 15 मिलियन टाइम्स उसे मैग्नीफाई किया जाता है, यानी उसे बढ़ाया जाता है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 15 मिलियन आप अंदाज़ा लगा लो कितने टाइम उसको हम मैग्नीफाई करते हैं। तो कुछ इस तरह का इमेज हमें नज़र आता है। इस तरह से डार्क लाइंस होती हैं और दरमियान में ब्राइट बैंड्स होते हैं। कुछ इस तरह का हमें ग्रेफाइट का इमेज नज़र आता है। इस तरह से डार्क लाइंस और दरमियान में ये ब्राइट बैंड्स, ये जो दरमियान में नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ये ब्राइट बैंड्स हैं। और ये जो ब्राइट बैंड्स हैं ये कार्बन एटम्स को शो करते हैं। यहाँ पे कार्बन एटम होते हैं, इसका इमेज मैं यहाँ पे साइड पे कहीं पे शो भी कर दूँगा, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। तो जो ब्राइट बैंड्स हैं उसमें हमें ग्रेफाइट के अंदर कार्बन के एटम कुछ इस तरह से कुछ नज़र आते हैं। तो यहाँ से आप इसको देख लीजिए। अब ये ब्राइट बैंड्स ही क्यों बनते हैं एटम की जगह पे? एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन की बीम जाके स्ट्राइक करती है ग्रेफाइट के एटम्स के साथ तो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का फिनोमिना हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो लोअर शेल में बैठे होते हैं वो एक्साइट होकर चले जाते हैं अपर शेल में। ज़ाहिरी बात है जब इलेक्ट्रॉन की बीम आएगी उसके साथ एनर्जी होगी, जब वो टकराएगी इलेक्ट्रॉन के साथ तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर चला जाएगा। जो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर गया है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, इसने वापस डी एक्साइट भी होना है, वापस भी आना है। जब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है तो ये उसी एनर्जी को लाइट की फॉर्म में इमिट करता है। चूँकि एनर्जी लाइट की फॉर्म में इमिट होती है तो इसलिए वहाँ पे उन एटम्स की जगह पे हमें ब्राइट बैंड नज़र आते हैं और दरमियान में उसके डार्क स्पेसेस होती हैं, डार्क लाइंस होती हैं। तो कुछ इस तरह का हमें ग्रेफाइट का इमेज नज़र आता है। इसके बाद जब 19th सेंचुरी में एक्स रेज़ की डिस्कवरी हुई तो एक्स रेज़ की मदद से फिर एटम के साइज़ को, एटम के मासेस वगैरह को भी उस वक़्त फिर फाइंड आउट किया गया कि एटम का साइज़ कितना हो सकता है या मास कितना हो सकता है। टेक्निक का नाम है एक्स रेज़ क्रिस्टलोग्राफी। एक्स रेज़ क्रिस्टलोग्राफी। इस टेक्निक में क्या होता है कि एक्स रेज़ को किसी भी सॉलिड क्रिस्टल से स्ट्राइक किया जाता है। एक्स रेज़ को सॉलिड क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक किया जाता है। सपोज़ ये कोई सॉलिड क्रिस्टल है, एक्स रेज़ इसके साथ आके स्ट्राइक करती हैं और फिर यहाँ से डिफ्रैक्ट होती हैं। तो इनके डिफ्रैक्शन पैटर्न को नोट किया जाता है। एक्स रेज़ के डिफ्रैक्शन पैटर्न को नोट किया जाता है। उस डिफ्रैक्शन पैटर्न से फार्मूला अप्लाई करके फिर इन एटम्स की लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस निकालते हैं। फिर उस डिस्टेंस की मदद से एटम के डायामीटर को फाइंड आउट किया जाता है। तो जो एक अप्रॉक्सीमेट डायामीटर फाइंड किया गया है एटम का वो है 0.2 nm, 0.2 nm, या अगर हम इसको मीटर में लिखें तो ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹ मीटर। इस नैनो की जगह पे 10⁻⁻⁹ लिख दो तो ये वैल्यू बन जाएगी। अगर हम इस पॉइंट को भी ख़त्म करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 मीटर, ये वैल्यू बन जाएगी। या अगर एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 10⁻⁻10 मीटर इज़ इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसको ख़त्म कर दो, इसकी जगह पे एंगस्ट्रॉम आ जाएगा यूनिट। तो ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs वगैरह में इसको वो पूछ सकता है। अगर हम मासेस की बात करें तो जो एटम का मास होता है किलोग्राम में वो 10⁻⁻27 से लेकर 10⁻⁻25 राउंड अबाउट अप्रॉक्स है किलोग्राम। लेकिन एक्चुअली जो एटम के मासेस हैं वो इन यूनिट्स में मेजर नहीं किए जाते, वो मेजर किए जाते हैं AMU यूनिट में। इस यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे भी आगे चल के। 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.661 10⁻⁻27 kg और 1.661 10⁻⁻24 ग्राम या 1.661 10⁻⁻21 मिलीग्राम। तो ये वैल्यूज़ हो सकती हैं 1 AMU की। इस AMU को हम डिटेल से आगे चल के पढ़ेंगे भी। तो यही कुछ बेसिक सी बातें थी एटम के बारे में। एटम की डिस्कवरी कैसे हुई,
कैसे इसके बारे में कॉन्सेप्ट आया, एटम को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है, इसको फाइंड कैसे करते हैं, एटम का एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस होता है। फिर एक्स रेस की मदद से डायामीटर वगैरह एटम का जो फाइंड किया गया उसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी है, मासेस कितने होते हैं, AMU कितने ग्राम और किलोग्राम के इक्वल होता है। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।